नमस्कार। आज हम भीष्म साहनी के उस मशहूर उपन्यास तमस के शुरुआती पन्नों में उतरेंगे। एक ऐसा उपन्यास जो आज भी उतना ही सच लगता है। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि साहनी ने विभाजन से ठीक पहले के उस समाज की नब्ज कैसे पकड़ी थी। जहां नफरत की आग आप कह सकती हैं कि धीरे धीरे सुलग रही थी। सही कहा। उपन्यास की शुरुआत में साहनी हमें एक ही शहर में मौजूद 3 अलग-अलग दुनिया दिखाते हैं, जो एक दूसरे से पूरी तरह बेखबर हैं। हाँ। एक है मजबूरी और अंधेरे की दुनिया, दूसरी है सियासी बड़बोलेपन की, और तीसरी वो सत्ता के ऊंचे गलियारों की दुनिया। और यही देखना आज दिलचस्प होगा कि ये तीनों दुनियाएं कैसे एक दूसरे से टकराती हैं और अक्सर बिना ये जाने हुए कि वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुकी हैं। तो चलिए उस सबसे अंधेरी दुनिया से ही शुरू करते हैं। हाँ, नत्थू की दुनिया से। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बेचैन करने वाले सीन से होती है। रात का अंधेरा है, दिए की लौ कांप रही है, और नत्थू नाम का एक चमार एक सूअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह साहनी ने उस सुअर की चीखों और नत्थू की घबराहट को लिखा है, वो पढ़ते हुए सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, ये सिर्फ एक जानवर को पकड़ना नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत अशुभ होने वाला है ना? बिल्कुल। और इस अशुभ संकेत के बीच में है मुराद अली, एक ऐसा किरदार जो अंधेरे में ही काम करता है। अच्छा। वो नत्थू को 5 रुपए का लालच देकर ये घिनौना काम करवा रहा है और बार बार दोहराता है ये काम साहब के लिए है। ये साहब कौन है, ये भी एक रहस्य है। हाँ, और यही रहस्य पूरी साजिश को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। इससे पता चलता है कि असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे हैं। एक बात जो मुझे नत्थू वाले सीन में हमेशा परेशान करती है, वो ये है कि मुराद अली उसे साफ साफ बताता भी नहीं कि सुअर का करना क्या है। वो बस कहता है, मैं जहां कहूं वहां पहुंचा देना। ये जो जानकारी छुपाई जा रही है, यही तो असली डर पैदा करती है। सही नस पकड़ी है आपने। नत्थू सिर्फ गरीब नहीं है, उसे अंधेरे में रखा गया है। उससे एक ऐसा काम करवाया जा रहा है जिसके अंजाम से वो पूरी तरह अनजान है। और ये सिर्फ गरीबी का शोषण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी की बेबसी का पूरा फायदा उठाना है। नत्थू जानता है, नैतिक रूप से वो जानता है कि ये गलत है। वो गिड़गिड़ाता भी है, कहता है कि ये पाप है। लेकिन वो 5 रुपए का नोट। हाँ, वो 5 रुपए का नोट उसकी आंखों के सामने उसकी सारी नैतिक दुविधा को जैसे कुचल देता है। ये उस दौर की वो भयानक आर्थिक सच्चाई है जहां एक छोटी सी रकम किसी की आत्मा को खरीदने के लिए काफी थी। और मुराद अली जैसे लोग इसी सच्चाई का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। बिल्कुल। और ये हथियार कितना घातक है, इसका अंदाजा नत्थू को तब भी नहीं होता जब वो उस मरे हुए सुअर को ठेले पर लाद कर ले जा रहा होता है। उसे तो बस हुक्म मानना है। तो एक तरफ नत्थू अंधेरे में एक ऐसी साजिश का मोहरा बन रहा था जो पूरे शहर को जलाने वाली थी। हाँ, और दूसरी तरफ वो लोग क्या कर रहे थे जिनके ऊपर शहर की जिम्मेदारी थी। हाँ, चलिए अब सुबह के उजाले में चलते हैं कांग्रेस दफ्तर। अब हम दूसरी दुनिया में आते हैं, राजनीतिक खोखलेपन की दुनिया। सुबह का उजाला है। कांग्रेस दफ्तर में प्रभात फेरी की तैयारी चल रही है। माहौल में वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय के नारे गूंजने वाले हैं। लेकिन नेताओं के बीच की बातचीत सुनिए जरा। बख्शी जी, शंकर लाल, जरनैल सिंह, ये सब किस बारे में बात कर रहे हैं? वही तो, उनकी बहस इस पर है कि प्रभात फेरी में गाना कौन गाएगा, आने वाले चुनावों में टिकट किसको मिलेगा, और सबसे जरूरी मुद्दा शहर की नालियों की सफाई। ये तो कमाल ही है। एक तरफ शहर में बारूद बिछाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये लोग नालियों पर बहस कर रहे हैं। मतलब हंसी भी आती है और गुस्सा भी। और यही तो त्रासदी है। वो खुद को आजादी के सिपाही समझ रहे हैं, लेकिन वो उस जमीन को ही नहीं समझ पा रहे जिसे वो आजाद कराना चाहते हैं। और उनके बीच की आपसी खींचतान। अरे वो तो देखिए, जरनेल बख्शी जी पर ताना कसता है, मैं सुबह सुबह तुम जैसे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहता। उनकी सारी ऊर्जा एक दूसरे को नीचा दिखाने में खर्च हो रही है, जमीनी हकीकत को समझने में नहीं। लेकिन क्या ये सिर्फ नासमझी थी, या लेखक ये भी इशारा कर रहे हैं कि इन नेताओं के अपने स्वार्थ थे जो उन्हें असलियत देखने ही नहीं दे रहे थे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या वो जानबूझकर अनजान बने हुए थे? क्योंकि शहर की सफाई का उनका अभियान भी तो एक तरह का दिखावा ही लगता है। हाँ, वो मुस्लिम मोहल्ले में जाकर नालियां साफ करते हैं, लेकिन उनका मकसद सफाई कम और अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन ज्यादा लगता है। तो मतलब साहनी यही दिखा रहे हैं कि राजनीति जब नारों और दिखावे तक सीमित हो जाती है तो वो लोगों से कट जाती है। बिल्कुल।
कांग्रेस के ये नेता एक वैचारिक बुलबुले में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि प्रभात फेरी निकालने और नालियां साफ करने से देश की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। वे उस गहरे अविश्वास और डर को नहीं देख पा रहे जो लोगों के दिलों में घर कर चुका है। उनका राष्ट्रवाद नारों तक सीमित है, लोगों की धड़कनों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो हमारे पास अब दो दुनियाएं हैं, एक नत्थू की जो मजबूरी में अंधेरे का हिस्सा बन गया है, और दूसरी कांग्रेस नेताओं की जो उजाले में रहते हुए भी अंधेरे से बेखबर है। लेकिन एक तीसरी दुनिया भी है। हाँ, जो इन दोनों को ऊपर से देख रही है और शायद नियंत्रित भी कर रही है। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड की दुनिया, सत्ता के ऊंचे गलियारों की दुनिया। यहाँ न तो नत्थू की बेबसी है, न ही कांग्रेस नेताओं का वो खोखला आदर्शवाद। यहाँ है ठंडा कैलकुलेटेड दिमाग। रिचर्ड अपनी पत्नी लीजा के साथ बैठा है और उसे भारत के इतिहास के बारे में बता रहा है। और इसका अंदाज देखिए, जैसे कोई प्रोफेसर अपने छात्रों को पढ़ा रहा हो। हिंदू मुसलमान, उसके लिए ये सब एक एकेडमिक खेल जैसा है। वो लोगों के दुख दर्द, उनकी नफरत को बस एक ऐतिहासिक पैटर्न के तौर पर देखता है। रिचर्ड का किरदार सिर्फ औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक नहीं है। नहीं, वो उस पूरी बौद्धिक मशीनरी को दिखाता है जो विभाजन को जायज ठहराती थी। इतिहास को एक केस स्टडी की तरह देखकर, आंकड़ों और तथ्यों में उलझकर, वो असल इंसानी त्रासदी से खुद को नैतिक रूप से अलग कर लेता है। यह सिर्फ उदासीनता नहीं है। नहीं, ये सत्ता का एक सोचा समझा तरीका है। वो अपनी पत्नी को ये भी सिखाता है कि हिंदू और मुसलमान की पहचान उनके नाम, पहनावे और दाढ़ी से कैसे की जा सकती है। ये वर्गीकरण, ये कैटेगराइजेशन ही तो बांटो और राज करो की नीति का मूल है ना? बिल्कुल। जब आप लोगों को वो और हम में बांट देते हैं, उन्हें सिर्फ लेबल की तरह देखने लगते हैं, तो उनके साथ कुछ भी करना आसान हो जाता है। अलग प्रजातियां हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है, और वो इस अध्ययन का आनंद ले रहा है। उसे इस टकराव में एक बौद्धिक उत्तेजना मिलती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस अध्ययन का नतीजा कितने लोगों की जान लेगा। कोई फर्क नहीं। वो बस एक प्रशासक की तरह स्थिति को देख रहा है और मन ही मन जानता है कि जब तक ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, उसकी और ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता सुरक्षित रहेगी। तो अब तस्वीर साफ होती है। एक तरफ नत्थू का इस्तेमाल करके अंधेरे में साजिश रची जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अपनी सियासी दुनिया में मग्न हैं, एक ऐसा वैक्यूम बना रहे हैं जहां नफरत आसानी से पनप सके। और तीसरी तरफ रिचर्ड है जो इस पूरे खेल को देख रहा है और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने को तैयार है। और फिर वही होता है जिसका डर था। इन तीनों दुनियाओं का टकराव होता है। हाँ, जब मस्जिद की सीढ़ियों पर सुअर का शव मिलता है, वो बम जिसे नत्थू के हाथों अंधेरे में तैयार किया गया था, अब शहर के बीचों बीच फटता है। खबर आग की तरह फैलती है। भीड़ इकट्ठा होती है, गुस्सा भड़कता है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। और वो दृश्य बहुत शक्तिशाली है। दूर खड़ा नत्थू ये सब देखता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उपन्यास में लिखा है, नत्थू का सारा शरीर सनसमा उठा। ये कहां से यहां पहुंचा? मुराद अली ने कहीं। उस एक पल में उसे समझ आ जाता है कि उससे कितना बड़ा पाप करवाया गया है। उसके 5 रुपए की कीमत पूरे शहर को चुकानी पड़ रही है। और यहीं पर हम अफवाह और डर के मनोविज्ञान को काम करते हुए देखते हैं। एक ही घटना को अलग अलग लोग अपनी धारणाओं और अपने डर के हिसाब से देख रहे हैं। हाँ, जैसे वो कांग्रेस की सफाई मुहिम थी। बिल्कुल। जो काम शहर की भलाई के लिए था, उसे भी मुसलमानों ने शक की निगाह से देखा था। उन्हें लगा था कि ये ताकत का प्रदर्शन है। अच्छा। अब जब सुअर मिलता है तो उनका वो शक यकीन में बदल जाता है। उन्हें लगता है कि ये उसी साजिश का अगला कदम है। मतलब जमीन पहले से ही तैयार थी। अविश्वास इतना गहरा था कि इस एक चिंगारी ने पूरे जंगल में आग लगा दी। हाँ, दुकानें बंद होने लगती हैं, सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। रघुनाथ जैसे आम हिंदू परिवार शहर छोड़कर जाने की तैयारी करने लगते हैं। डर हवा में फैल जाता है। और अब देखिए कि हमारी तीनों दुनियाएं इस पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। कांग्रेस कमेटी की आपातकालीन बैठक होती है। कुछ नेता जैसे बख्शी जी और मेहता जी स्थिति की गंभीरता को समझते हैं, लेकिन वो भी असहाय हैं। उनकी अपनी पार्टी में ही एकता नहीं है। और उनका एकमात्र समाधान क्या है? डिप्टी कमिश्नर के पास जाना। वही तो, यानी वे अपनी जिम्मेदारी से भागकर वापस उसी औपनिवेशिक सत्ता के पास जा रहे हैं जिससे वो लड़ने का दावा करते हैं। उन्हें लगता है कि रिचर्ड ही स्थिति को संभाल सकता है। उन्हें ये नहीं पता, या शायद वे जानना ही नहीं चाहते कि रिचर्ड की दुनिया तो इस टकराव को बढ़ने देना चाहती है। बिल्कुल। और जब दोनों समुदायों के नेता रिचर्ड के पास पहुंचते हैं तो वो क्या करता है? वो बड़ी शांति से दोनों पक्षों की बात सुनता है। उन्हें शांति कमेटी बनाने का सुझाव देता है। और कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता।
वो मन ही मन सोचता है, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है? वो आग बुझाना नहीं चाहता। नहीं, वो बस ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इसकी आंच उस तक न पहुंचे। तो तमस के इन शुरुआती हिस्सों में भीष्म सानी ने बहुत साफ तौर पर दिखाया है कि सांप्रदायिक हिंसा कोई अचानक भड़कने वाली चीज नहीं है। नहीं, इसे एक इकोसिस्टम में पाला पोसा जाता है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां नत्थू जैसे गरीबों की मजबूरी का इस्तेमाल होता है, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों की नाकामी एक वैक्यूम बनाती है, और रिचर्ड जैसी ताकतवर शक्तियां इस नफरत की आग पर अपनी रोटियां सेकती हैं। और ये सिर्फ 1947 से पहले की कहानी नहीं है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सही कहा। यह हमें सिखाती है कि समाज में विभाजन के बीज कैसे बोए जाते हैं, अफवाहें कैसे हथियार बनती हैं, और कैसे आम इंसान, चाहे वो नत्थू हो या रघुनाथ, इस नफरत की राजनीति का सबसे बड़ा शिकार बनता है। और असली खिलाड़ी हमेशा पर्दे के पीछे सुरक्षित रहते हैं। हमेशा। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में रह जाता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। रिचर्ड कहता है कि यहाँ के लोग तो हजारों साल से लड़ते आए हैं। इतिहास का ये सरलीकरण। हाँ, ये कहना कि इनका तो स्वभाव ही ऐसा है, क्या ये शासकों को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का एक बहाना नहीं है? और क्या आम लोग जो नत्थू की तरह मजबूर हैं या रघुनाथ की तरह डरे हुए, क्या वे हमेशा ताकतवर लोगों के हाथों का मोहरा बनने के लिए अभिशप्त? इस पर सोचिएगा जरूर।